जय जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी विद आर्ट विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास के श्रृंखला में अगला वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता आज हम पढ़ेंगे, कुछ तत्व देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में और कुछ अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पे आज हम देखेंगे खोज, काल, नामकरण और उद्भव। अगले पार्ट में इसके हम देखेंगे विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का के जो प्रमुख स्थल थे। तो इन चीजों के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है हमारी, ये सिंधु घाटी सभ्यता हमारी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है। पहले हमारी भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले मानी जाती थी वैदिक सभ्यता। कौन सी मानी जाती थी? वैदिक सभ्यता मानी जाती थी। लेकिन ब्रिटिश काल में कई खोजों के उपरांत, जब कई तरह की खोजें हुई, कई खोजों के उपरांत हमें यह पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ना कि वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता नहीं कही गई। फिर खोज में पता चला कि कौन सी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत तो मिले, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। और वैदिक सभ्यता में लिखित स्रोत मिले, लेकिन वो पढ़े गए। वैदिक सभ्यता में ही आर्य आए, इसलिए वैदिक सभ्यता के पहले की सभ्यता कौन सी रही है? सिंधु घाटी सभ्यता रही है। इसलिए भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं खोज पे। खोज पे बात अगर हम करते हैं तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। चार्ल्स मैसन ने खोज सिंधु घाटी सभ्यता की कब की? तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने खोज की। चार्ल्स मैसन जो थे ये 1826 में पाकिस्तान के क्षेत्र का दौरा करते हैं और वहां पर कुछ जानकारी इनको पुरातत्व विभाग से, पुरातात्विक वेत्ता थे, तो इनको कुछ पुरातत्व मिलते हैं वहां पे। तो जब इनको पुरातत्व मिलते हैं तो ये उसी के अकॉर्डिंग जानकारी एकत्र करने लगते हैं और उसी जानकारी को ये अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज, कौन सी है पत्रिका? नैरेटिव ऑफ जर्नीज में ये उसी जानकारी को रखते हैं, उसी जानकारी को नैरेटिव ऑफ जर्नीज में सम्मिलित कर देते हैं और वहीं से हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है। किसके द्वारा खोज की? चार्ल्स मैसन के द्वारा। लेकिन ये चार्ल्स मैसन इन्होंने खोज तो की, लेकिन ये उतने सफल नहीं रहे। इसके बाद 1856 में आते हैं बर्टन बंधु 1856 में आते हैं। और ये क्या है, पाकिस्तान के क्षेत्र में एक रेलवे ट्रैक बन रहा था। क्या बन रहा था? रेलवे ट्रैक बन रहा था। ये बर्टन बंधु दो इंजीनियर थे, दोनों ही रेलवे ट्रैक पे कार्य कर रहे थे, उसकी देखरेख कर रहे थे। एक का नाम था जेम्स बर्टन, और दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। तो ये जो जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन थे, ये पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक के लिए कार्य कर रहे थे। रेलवे ट्रैक जो बन रहा था
कराची से और लाहौर के मध्य के लिए बनाया जा रहा था। कहां से कहां तक? कराची से लाहौर, कराची से लाहौर के लिए रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था। तो वहीं पे कुछ टीले मिले, तो उन टीलों को जब तोड़ा गया तो वहां पे ईंट मिली। क्या मिली? ईंट मिली, जिससे पता तो चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी, लेकिन कौन सी सभ्यता थी ये पता नहीं चल पाया। और वो जो ईंट मिले, ये जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ने क्या किया? रेलवे ट्रैक पे लगा दिया उन ईंटों को। तो दूसरे नंबर पे जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन आते हैं, विलियम बर्टन बंधु। और इसके बाद यहां पे आते हैं, इसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने कई बार हड़प्पा क्षेत्र का कई बार दौरा किया, लेकिन इनको उतनी सफलता नहीं मिली, ये उतना सफल नहीं हो पाए। और इन्होंने जानकारी कब से कब एकत्र की? तो 1853 से 1856 के मध्य में इन्होंने जानकारी एकत्र की, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल पाई। तत्पश्चात अगले नंबर पे खोज पे आते हैं सर जॉन मार्शल। ये जो सर जॉन मार्शल थे, ये भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे, मेन थे, जिसे लीडर कहते हैं। तो ये मेन लीडर थे भारत के पुरातात्विक विभाग के, और इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं की निगरानी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। वो खुदाई करने वाले दो व्यक्ति थे। कौन कौन से थे? तो एक थे दयाराम साहनी और दूसरे का नाम था राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? क्वेश्चन बनेगा। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। अगर पूछता है कि हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 में। जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। तो ये था हमारी खोज से संबंधित। अब हम बात करें काल। काल से संबंधित समय जो है वो क्या, कितना समय माना गया? तो अगर हम काल की बात करते हैं तो काल सर जॉन मार्शल ने जो समय दिया, सर जॉन मार्शल ने समय दिया 3250 बीसी से 2750 बीसी तक। 3250 बीसी से 2750 बीसी तक समय दिया सर जॉन मार्शल ने। लेकिन अब चूंकि काल एक निश्चित समय काल का नहीं था, कोई निश्चितता नहीं थी इसकी कि कब से कब तक रहा। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसके पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत दोनों थे, लेकिन लिखित स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। इसलिए अपने अपने अकॉर्डिंग से इतिहासकारों ने समय दिया है, किसी ने एग्जैक्ट समय नहीं दिया है। कार्बन 14 की पद्धति के अनुसार जो समय दिया गया, कार्बन 14 की पद्धति के अनुसार किसी जीवाश्म का काल हम ज्ञात करते हैं। किसी जीवाश्म का काल किस पद्धति के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो वो कार्बन 14 की पद्धति के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो कार्बन 14 पद्धति के अकॉर्डिंग इसे 2300 से 1700 बीसी तक का समय दिया गया। अब चूंकि किसी ने 3250, किसी ने 2500 से 1700, किसी ने 2300 से 1700, किसी ने 2350 से 1750, किसी ने 2400 से 1700, इस तरह से समय दिया गया। हर इतिहासकार ने लगभग अपना अपना समय अलग अलग दिया, अलग अलग काल के बारे में बताया हर इतिहासकार ने। इसलिए
सभी को देखते हुए जो एक समय निर्धारित किया गया, वो समय इसका रखा गया 2500 बीसी से 1700 बीसी तक। तो एग्जैक्ट समय किसी को पता नहीं, इसलिए जो एक्यूरेट समय सभी इतिहासकारों के सहमत के अकॉर्डिंग रखा गया वो 2500 बीसी से 1700 बीसी रखा गया। अगर क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता का समय पूछा जाता है तो हम क्या बताएंगे, 2500 बीसी से 1700 बीसी तक। लेकिन कार्बन 14 की पद्धति बहुत ज्यादा पूछी गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय कार्बन 14 की पद्धति के अनुसार क्या रखा गया है। तो कार्बन 14 की पद्धति के अनुसार 2300 से 1750 तक रखा गया है और इसे डीपी अग्रवाल ने इस पर सहमति जताई है। डीपी अग्रवाल ने इस समय पर सहमति जताई है। अब बात करते हैं हम नामकरण की। नामकरण पे चलते हैं। तो नामकरण जो है, नामकरण कैसे हुआ, कौन कौन से नाम रखे गए। तो सिंधु सभ्यता एक, इसका नाम क्या है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जितने भी सिंधु सभ्यता के नगर थे वो सभी सिंधु नदी या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे मिले पहले, इसलिए इसका नाम क्या, सिंधु सभ्यता रखा गया। क्योंकि जितने भी नगर मिले हैं, जितने खोज की गई है जितने नगरों की, वो सिंधु नदी के किनारे या तो सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे मिले, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सिंधु सभ्यता रखा गया। हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो जब किसी स्थान की खुदाई की जाती है, जब किसी सभ्यता की खुदाई की जाती है तो उसमें जो सबसे पहले स्थल प्राप्त होता है उसी स्थल के नाम पर सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। इसीलिए जब सिंधु सभ्यता की खुदाई की गई तो उसमें सबसे पहला स्थल हड़प्पा नगर मिला, इसीलिए हड़प्पा नगर के नाम पर हड़प्पा सभ्यता इसका नामकरण कर दिया गया। तो ये नामकरण के विषय में था। अब उद्भव, तो उद्भव में कई मत हैं, एक स्थानीय मत देखेंगे और एक विदेशी मत देखेंगे। स्थानीय मत पे क्या है, तो स्थानीय मत पे राखालदास बनर्जी जो हैं वो स्थानीय मत देते हैं और टी.एन. रामचंद्र, राखालदास बनर्जी के अनुसार बताया जाता है कि ये द्रविड़ थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जबकि टी.एन. रामचंद्र के अनुसार बताया जाता है कि ये आर्य थे। तो चूंकि टी.एन. रामचंद्र ने बताया कि आर्य, और आर्य जो आए थे वो वैदिक सभ्यता में आए थे, इसलिए ये बहुत कम माना जाता है मत। जबकि राखालदास बनर्जी के अनुसार जो द्रविड़ बताया गया, द्रविड़ का मत एक बार कई इतिहासकार मानते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये कैसे थे, द्रविड़ जाति के लोग थे। विदेशी मत और स्थानीय मत दोनों में मतभेद है, अभी मतभेद मैं बताऊंगा। विदेशी मत, कुछ लोग कहते थे कि आर्य जो थे ये विदेश से आए हुए थे, यहाँ के भारत के नहीं थे, आर्य विदेश से आए हुए थे। तो कौन कौन से लोग कहते हैं, तो सर जॉन मार्शल, व्हीलर चाइल्ड, डी.डी. कौशाम्बी, इन लोगों का कहना है कि आर्य जो थे सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। आर्य कौन सी सभ्यता के लोग थे, तो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे आर्य। सुमेरियन सभ्यता के लोग कैसे थे ये तो देखना है। सुमेरियन सभ्यता ये हमारी मान लो यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये इधर से यहाँ पे बढ़े जब, तो इस स्थान पे एक सभ्यता और मिलती है हमें। इस सभ्यता का नाम होता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता मध्य एशिया में मेसोपोटामिया देश पे विकसित हुई थी। अब ये मेसोपोटामिया देश कौन सा है, तो इराक जो वर्तमान समय में है,
इसी का प्राचीन काल में मेसोपोटामिया नाम था और यही मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के तट पर विकसित हुई थी। और इसके जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक सभ्यता और अफ्रीका में मिलती है, नील नदी की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता। अब यहां पे बात करते हैं, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया के अंदर ही एक और सभ्यता विकसित हुई थी जिसे सुमेरियन सभ्यता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमेरियन सभ्यता कहा जाता था। और जो विदेशी मत है उनका मानना है, जैसे विदेशी मत के अकॉर्डिंग डीडी कौशाम्बी का सर्वाधिक मत ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता पर लोग बसे थे वो सुमेरियन लोग आकर के बसे थे। यहां से लोग आए थे और सिंधु नदी तक, सिंधु घाटी की सभ्यता पर बसे थे। इन्होंने तर्क भी दिया, तर्क दिया कि ये मोहरों का प्रयोग करते थे, ये मोहरों का प्रयोग करते थे। इनका जो भवन था वो भवन सुमेरियन सभ्यता से मिलता था। जिस तरह की सुमेरियन सभ्यता में भवन निर्माण होता था उसी तरह का भवन सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाया गया। जो मोहर सुमेरियन सभ्यता में मिली वही मोहर सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिली। तो इस तरह के तर्क दिए गए, लेकिन जब स्थानीय मत में आए तो स्थानीय मत में चूंकि राखल दास बनर्जी ने बताया कि ये द्रविड़ थे और टी.एन. रामचंद्र ने बताया कि ये आर्य थे, तो इन्होंने भी अपने अपने तर्क दिए कि ये बात तो हम मानते हैं कि जैसे मकान यहाँ के थे सुमेरियन सभ्यता के, वैसे ही मकान सिंधु घाटी सभ्यता के थे, ये तो हम मानते हैं। लेकिन जो नालियां बनी थी वो अलग टाइप की थी। एक मत, स्थानीय मत हुआ कि मकान तो एक जैसे थे किंतु नालियां अलग प्रकार की थी। मोहर का प्रयोग करते थे लेकिन मोहर की बनावट अलग प्रकार की थी। तो इस तरह से स्थानीय मत दिए गए और विदेशी मत दिए गए, सबका अलग अलग मानना है। स्थानीय मत के अनुसार राखल दास बनर्जी का मत सर्वाधिक प्रसिद्ध है और विदेशी मत के अनुसार डीडी कौशाम्बी का मत सर्वाधिक प्रसिद्ध है कि ये डीडी कौशाम्बी का मत माना जाता है कि ये सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। आगे अब इसी पर हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, विस्तार, स्थल। ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।